सभी श्रोताजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज लिट टॉक का तीसरा दिन है और ये हमारा पहला सेशन है और मुझे बहुत खुशी है कि पहले सेशन में रविवार के दिन सुबह सुबह जागकर इतने सारे लोग हमें यहाँ सुनने आए हैं। तो एक बार तालियां आप लोगों के लिए भी। और हम ये सेशन शुरू करेंगे। इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है लेखक और प्रकाशक के बीच का संबंध बताना। बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत सारी नकारात्मक अवधारणाएं भी हैं और सकारात्मक भी हैं, जिनसे ये जाहिर होता है वक्त वक्त पे कि लेखक और प्रकाशक के बीच कैसे संबंध होते हैं। कई बार अच्छे होते हैं, कई बार बुरे भी होते हैं, कई अनुभव भी अच्छे होते हैं। तो हमारे सामने दो लेखन जगत की दो अच्छी विभूतियाँ विराजित हैं और हम उनसे ये जानेंगे कि उनके अपने अपने लेखकों और प्रकाशकों के साथ संबंध कैसे रहे और हम और बेहतर संबंध बनाकर हिंदी या अंग्रेज़ी की लेखन दुनिया को कैसे सुंदर बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल पंकज जी से करूँगी कि आपने अभी अंदर आप बता रहे थे अपनी लाइफ जर्नी के बारे में भी, तो आपकी जर्नी बहुत वर्सेटाइल रही। आपने मीडिया में भी काम किया है और देश के बाहर भी आपने शुरुआत की, यहाँ पे भी काम किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हम लोगों को सीखने वाली ये है कि आप बाइलिंगुअल राइटर हैं। आप इंग्लिश में भी उतने ही इक्वली लिखते हैं और मुझे ये बात ज़्यादा अच्छी लगी कि आप अपनी किताबों को अनुवाद कराने की जगह उसको हिंदी में स्वयं लिखते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो एक लेखक की ओर से पाठक को एक सही चीज़ पहुंचाती है, क्योंकि अनुवाद कितना भी सुंदर अनुवाद हो वो एक्चुअल चीज़ नहीं ला पाता जो लेखक देना चाहता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। शुरुआत में आपकी क्या चुनौतियां रहीं, और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं तो दोनों के प्रकाशकों के साथ ही आपको डील करना पड़ता है, तो आपके दोनों के साथ कैसे अनुभव हैं? धन्यवाद। मैं इतना डरा हुआ हूँ क्योंकि एक ही साथ कई सवाल एक साथ आपने पूछे। दरअसल मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो सिर्फ एक भाषा जानता हो। हर कोई मल्टीलिंगुअल हो ना हो, बाइलिंगुअल, कम से कम दो भाषाओं को जानने वाला है यहाँ। एक भाषा जो उसकी मातृभाषा होती है, जिसमें वो सोचता है, जिसमें वो सपने देखता है, और एक बाज़ार की भाषा होती है जिसमें वो कारोबार करने निकलता है। तो वी ऑल आर मल्टीलिंगुअल, एटलीस्ट बाइलिंगुअल। किसी की अपनी कोई गांव की भाषा है जहां उसके रूट्स की भाषा है, कोई बांग्ला में सोच रहा है, हिंदी में बोल रहा है, इंग्लिश में नेगोशिएट कर रहा है। तो हम सब में बाय कल्चर, बाय डिज़ाइन मल्टीलिंगुअलिज्म है। मैंने ये एक्सप्लोर किया था जब ये तय किया कि हाँ मुझे लिखनी है, और इसके पीछे भी जो कथा है उस पर भी किसी सवाल के जवाब में नहीं आ पाऊँ तो वैसे भी बता दूंगा बाद में। फिलहाल फोकसिंग ऑन योर क्वेश्चन, तो जब मन में ये बात आई कि अब मुझे आई वांट टू राइट, और मैं दोनों भाषाओं में प्रैक्टिस करता रहा और ये बचपन से रहा। और जब लिखना या वाद विवाद प्रतियोगिताओं, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में कॉलेज और स्कूल के दिनों में हम लोग सक्रिय थे, तो दोनों भाषाओं में करते थे। तो एक काफ़ी ऑर्गेनिकली आया। और मेरे प्रकाशक तब भी पेंगुइन थे, अब तक भी पेंगुइन हैं, और दोनों भाषाओं में सारी किताबें वहीं से आती रहीं। तो ये आइडिया, ये थॉट सबसे पहले मेरी बजाय प्रकाशक के मन में आया। तब रेणु अगाल जी थीं, बहुत दुख की बात है अब वो हमारे बीच नहीं रहीं, और मेरा जन्म एज एन ऑथर उनकी वजह से हुआ इस लैंडस्केप में, और वो नहीं रही। किसी दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था 2 वर्ष पहले करीब, और कमाल की महिला थी और इनकरेजिंग थी। वो ये आइडिया लेकर आई कि वाई डोंट यू राइट इन बोथ द लैंग्वेजेस। तुम बाइलिंगुअल हो, दोनों भाषाओं में लिखते हो, बोलते हो, सोचते हो, तो क्यों ना दोनों भाषाओं में लिखो। उससे पहले मेरे मन में राइटिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस एज ए नॉवेलिस्ट नहीं था, लेकिन ये विचार आते ही, पूरी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला थॉट आया, आई फेल्ट लाइक अ हीरो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला यार ऐसे तो कोई कर नहीं रहा है, इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो सबसे पहले जो मेरा लालच होता है वो होता है प्रेम का। आई राइट और आई डू एनीथिंग टू गेट मोर एंड मोर लव।
तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा है, दोनों भाषाओं में अटेम्प्ट लेता हूँ। और वहाँ सबसे पहले सर्कस की तरह ये आया और प्रेम के लालच में आया, लेकिन जो पहली दोनों किताबें आई 2013 दिसंबर पब्लिश्ड है, जनवरी 14 में आई, लूज़र कहीं का हिंदी में और व्हाट ए लूज़र, जो ये दोनों किताबें आइडेंटिटी की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में सेट किताबें हैं। और आते ही दोनों ने कमाल का रिस्पांस दिया और मैं एकदम से लगा टेक ऑफ कर गया एज अ स्टोरी टेलर। फिर हुआ ये कि उन्होंने बोला तुम अपनी सिनेमा और स्क्रिप्ट राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन किताबें भी लिखते रहो दोनों भाषाओं में, और दोनों में पाठक वर्ग एक बन गया अलग अलग। थोड़ी देर पहले अनौपचारिक बातचीत में मैं अलिन जी से वही कह रहा था कि अनुवाद करने से, जैसा आपने भी बातचीत की शुरुआत में ये बात कही, वो आत्मा अनुदित नहीं हो पाती, क्योंकि जो हिंदी का पाठक वर्ग है और जो इंग्लिश का रीडर है, दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल अलग है, दोनों का सेंस ऑफ र्यूमर भी अलग है। कौन सी बातें हिंदी वालों को गॉसिपी लगती वो इंग्लिश वालों को नहीं भी लग सकती है। इंग्लिश वालों के अंदर भी बहुत गॉसिपात्मक रवैया है, लेकिन उसके मसले अलग हैं, उनका तरीका अलग है। दोनों में कथ्य एक रहे ज़रूर, लेकिन शिल्प में अंतर रहता है। तो चुनौती एज सच मुझे कुछ नहीं आई, क्योंकि प्रकाशक एक था और ये प्रस्ताव प्रकाशक की तरफ से ही आया था, और मैंने बहुत अच्छी फिर बैटिंग करने का मौका जो मिला था उसको सार्थकता प्रदान करने की कोशिश की। बहुत अच्छी बात है। ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको चुनौतियों का बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा, वरना इतना आसान होता नहीं है कि कोई भी नया लेखक किसी बहुत बड़े पब्लिशर से इतनी आसानी से छप जाए या छप पाए। दरअसल एक और बुराई है मुझ में, मैं बहुत सारे कष्ट पर कम बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो रोना संप्रदाय से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता कि कुछ भी एनीथिंग गोज रॉन्ग अदर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अरे मुझे पब्लिशिंग इंडस्ट्री ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि आप आइए किताबें लिखिए, हमारा काम नहीं चल रहा है, आप किताबें नहीं लिखेंगे तो पूरा इकोसिस्टम गिर जाएगा। मेरे मन में था ये। दरअसल तब मैं BBC वर्ल्ड सर्विस में एक ब्रॉडकास्टर था, नौकरी की शुरुआत वहाँ से हुई थी 2003 के जनवरी में, और लंदन में। और एक बार नाइट शिफ्ट करके मैं लौट रहा था, और जब मैं लौट रहा था तो मैंने देखा सुबह के 4 बजे होंगे और सेंट्रल लंदन में अचानक बहुत सारी जो है गाड़ियाँ रुक गई हैं और लोग कतार में खड़े हैं सुबह सुबह 4 बजे। बड़ा भारत जैसा महसूस हुआ कि इतनी भीड़ तो भारत में देखने को मिलती है, और ये लंदन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने गाड़ी रोककर और मैंने पूछा लोगों से कि भाई क्यों, ये भीड़ क्यों है। तो ओवरकोट पहने कॉफ़ी मग्स लेकर लोग खड़े हैं। तो पता चला कि हैरी पॉटर सीरीज़ की अगली किताब JK रोलिंग की आई है, और सुबह 8 बजे बुक स्टोर खुलते ही 8:30 तक आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है किताबें, और डिफरेंट काउंटीज़ से लोग आकर कतार में खड़े हैं किताब खरीदने। तो मुझे लगा राइटर्स आर बिग स्टार्स इन दिस कंट्री, अपने देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये पाया कि अपने देश में जो कोर्स के अलावा बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं, उनमें से ज़्यादातर या तो प्रीची हैं, उपदेश हैं बहुत उसमें, या बोरिंग है, उबाऊ है। तो ये थॉट आया कि मैं भी किताबें लिखूंगा जिसमें प्राइस टैग के अलावा सब कुछ दिलचस्प हो, कि प्राइसिंग, इफ़ यू आर गेटिंग गुड कंटेंट यू शुड बी रेडी टू गिव मनी। आप पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज अ राइटर मैं किसी को एक भी किताब गिफ्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ आपकी मुझ में दिलचस्पी है तो आप खरीद लीजिए, और उन बातों को नहीं मानता कि हमें तो ऑटोग्राफ बुक ही चाहिए। फिर आप ले आइए, मैं ऑटोग्राफ दे देता हूँ। इट्स अ कंटेंट यू आर एंजॉइंग। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो ये मामला रहा कि किताबों के उबाऊपन से बचने के लिए तो मैं भी वो रोना संप्रदाय में नहीं जाता। तो कष्ट, तकलीफ़ें, चुनौतियाँ आती हैं, बट वो उस वक्त लगता है। ये एक नया संप्रदाय आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है, रोना संप्रदाय। ये अच्छा टर्म है। यहाँ कुछ लेखक जन बैठे हैं, अपनी अगली किताबों में इसको चूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा अलिन जी से है। आप एक प्रकाशक हैं, और लेखक और प्रकाशक के बीच जो संबंध होता है उसके लिए आपके क्या उसको मजबूत बनाने के लिए
एक प्रकाशक क्या क्या कार्य करता है सिवाय किताब बेचने, उसकी मार्केटिंग के अलावा, और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनके बीच का जो संबंध है, क्योंकि अभी पिछले कुछ वक्त में, पिछले 2-3 सालों में सोशल मीडिया क्योंकि हमारे सामने है, तो कई ऐसे अनुभव, बुरे अनुभव अलग अलग प्रकाशकों के बारे में अलग अलग लेखकों ने लिखे। तो इससे ये समझ में आता है कि हिंदी में कम से कम जो लेखक हैं वो प्रकाशकों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। तो उनको, उन संबंधों को संतुष्ट, इस लेवल तक लाने के लिए कि लेखक संतुष्ट रहे, प्रकाशक क्या कार्य कर रहे हैं? अभी तक हमारा कोई लेखक तो ऐसा नहीं मिला हमें जो असंतुष्ट हो सकता है कि आपका सेशन सुनने के बाद हुआ है, अरे मुझे कुछ कहना था। लेकिन मुझे लगता है कि लेखक और प्रकाशक का जो संबंध है वो लेखक और प्रकाशक होने से पहले शुरू हो जाता है। जब आपको लगता है कि किसी में कोई ऐसी प्रतिभा है कि वो अच्छा लिख सकता है, या उनको ये लगता है कि वो कुछ अच्छा लिख रहे हैं, अब इसे प्रकाशित हो जाना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले वो लोग मिले हों या ना मिले हों, वो संबंध वहीं से एक दूसरे को देखने समझने का शुरू हो जाता है कि मुझे किस प्रकाशक से छपना चाहिए, या प्रकाशक किस लेखक को अपने से जोड़ना चाहिए। वो एक ऑब्जर्वेशन पहले से शुरू हो जाती है। और आपको जब लगता है कि हाँ ये प्रकाशन या एज अ इंडिविजुअल ये प्रकाशक मेरे पर्सनैलिटी और मेरी किताब के लिए बेस्ट सूटेबल है, और वाइस वर्सा प्रकाशक जब ऐसा सोचता है कि किसी लेखक का कंटेंट या ये लेखक की पर्सनैलिटी मेरे पब्लिकेशन से जुड़ सकती है और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन दे सकती है, तो वहाँ से उन लोगों को एक दूसरे के प्रति जुड़ाव शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जब वो किताब पे बात करते हैं, बुक्स एग्रीमेंट साइनिंग करते हैं, तमाम तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उस पर बातचीत करते हैं, उसमें और क्लैरिटी मिल जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने सहज हैं और कैसे एक दूसरे के साथ डील करेंगे आगे फ्यूचर में। ये शुरुआती 2-3 मीटिंग्स में क्लियर हो जाता है। अब इसमें 2 तरह के रिश्ते निकल के आते हैं मुझे लगता है। एक जिसमें लेखक और प्रकाशक 3 तरह के कह सकते हैं। लेखक प्रकाशक अच्छे दोस्त हो जाते हैं और वो आपस में खुल के सारी बातें करते हैं, चाहे वो प्रकाशक को बुरी लग सकती हो या उसके एडिटर को बुरी लग सकती हो, या प्रकाशक कोई ऐसा सुझाव दे जो लेखक को पसंद ना आए, और वो उस पर खुल के बात करे और उसका एक उचित हल निकालें। दूसरा कि हमने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, ठीक है जैसा समझिए, अब तो बस करना है, उसे कर दिया जाए। और तीसरा बहुत ही प्रोफेशनल, जिसमें हम सिर्फ किताब की बात करें और किताब को अपने बीच का एक मीडियम मान के उस पर बातचीत करें। और तीनों में से कोई ऐसा नहीं है कि कौन सा सबसे अच्छा है या कौन सा गलत है, लेकिन 3 तरह के संबंध हमारी आपसी ज़िंदगी में भी होते हैं और वही संबंध हमारे लेखक प्रकाशक के साथ भी होते हैं। तो ये मुझे बस ये लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ जितनी ट्रांसपेरेंसी और जितने जुड़ के हम काम करेंगे, हम लोग उतना अच्छा काम कर पाएंगे, उतना बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे और लोगों तक किताब और कंटेंट पहुंचा पाएंगे। मेरे ख्याल से इसी में नहीं, बात सही है आपकी। और अब सोशल मीडिया हमारे सामने है, तो मुझे लगता है कि अब और भी काफ़ी चीज़ें आसान हुई हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक प्रकाशक चुनना इतना भी आसान नहीं था। क्योंकि मैं अपने अनुभव से कहूँ तो मैंने पहली किताब अपनी इंग्लिश में ही लिखी थी। मेरी पहली किताब 2015 में द लास्ट कर्मा मेरा पहला नॉवल था और वो इंग्लिश में ही आया था। 2013 से मैंने उसको पिच करना शुरू किया था। तब मैं नीलेश मिश्रा की मंडली में कहानियाँ लिखती थी और मैंने इंग्लिश के शायद सभी प्रकाशकों को वो किताब भेजी थी, पर वो अप्रूव नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त या तो मेरी अप्रोच सही नहीं थी या मैं सही मैसेज कन्वे नहीं कर पाई। लेकिन पेंगुइन की तरफ से मुझे ये रिप्लाई मिला था कि आप उनका एक कोई चाइल्ड कंपनी उन्होंने शुरू किया था उस टाइम पे, जो सेल्फ पब्लिशिंग करा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप सेल्फ पब्लिशिंग कर सकते हो। जब सेल्फ पब्लिशिंग की तो फिर किताब को एडिट कराना शुरू किया और मेरी एडिटर ने मुझे सजेशन दिया कि तुमने जो किताब लिखी है उससे मुझे ये समझ में आया कि तुम शायद हिंदी में ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेस करती हो। तो फिर उसने मुझे सजेशन दिया कि तुम हिंदी में लिखना शुरू करो, और उसका वो सजेशन मेरे काम भी आया, क्योंकि मैंने जब हिंदी में कहानियाँ लिखी
ऑलरेडी मैं हिंदी में कहानियाँ लिख रही थी नीलेश जी की मंडली के लिए, लेकिन जब किताब के लिए कहानियाँ लिखी तो पहली किताब बेस्ट सेलर बन गई, पसंद की गई, उसके 8 संस्करण आ भी चुके हैं। तो प्रकाशकों तक पहुंचना, आज भी एक बड़े प्रकाशक तक पहुंचना, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, मुझे नहीं लगता कि नए लेखकों के लिए भी उतना आसान होगा। ये थोड़ी कठिन प्रोसेस तो होती है। मुझे लगता है कि प्रकाशक तक पहुंचना बहुत आसान है, पर अच्छे प्रकाशक तक पहुंचना शायद थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि बहुत तरह की व्यवस्था पहले से ही सारा शेड्यूल और चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें अगर आप लगातार लिखते रहें, और सबसे बड़ी बात क्या है, हर प्रकाशक चाहेगा अच्छे लेखक जोड़ना और हर लेखक चाहेगा अच्छे प्रकाशक से जुड़ना। आप लिखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकाशक सब देख रहे हैं कि कौन कहाँ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कैसा छप रहा है। आपका लेखन वहाँ तक पहुँचेगा, और अच्छा प्रकाशक, कोई भी प्रकाशक जो अच्छा काम कर रहा हो, वो आपकी नज़र में आएगा कि हाँ ये प्रकाशक अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट आएगा। हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लगे, क्योंकि जो कनेक्शन है वो होने में समय लग सकता है, लेकिन दो अच्छी चीज़ें जुड़ेंगी ज़रूर। हाँ, ये बात तो सही है कि जुड़ेंगी ज़रूर। मैं अगला सवाल पंकज जी आपसे करना चाहूँगी कि कल अलिन जी मुझे बोल रहे थे कि आपको थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा किताब की मार्केटिंग के लिए, आप थोड़ा शांत हो गई हैं। तो क्या सोशल मीडिया के टाइम में हमारे पास ऑलरेडी फ्री मीडियम है जिससे हम प्रमोशन कर सकते हैं, हमें किसी को पैसे नहीं देने अपनी किताब पहुंचाने के लिए दूसरों तक, और अगर किसी के पास अच्छे फॉलोअर्स हैं तो ये तो और ही वेल एंड गुड बात हो गई कि हाँ वो अपने लोगों तक। हालांकि आजकल ये हो गया है, फेसबुक पे अगर आप लगातार 2-3 पोस्ट अपनी किताब के बारे में कर दे तो उनको भी पता चल जाएगा, अच्छा बेटा किताब बेच रहे हो तो लो तुम्हारी हमने रीच ख़त्म कर दी। जिस इंसान के पोस्ट पे 100, 200, 300 लोग आ रहे हैं, वो एकदम से 2-3 में सिमट जाते हैं। तो इतना भी आसान नहीं हो गया है अब सोशल मीडिया के बाद। लेकिन क्या आपको लगता है कि लेखकों को पूरी तरह से मार्केट करना चाहिए अपनी किताब को, और उसको कितनी भूमिका निभानी चाहिए मार्केट करने में प्रकाशक के कंपैरिजन में? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसके जवाब में मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाने का आपको मौका है मेरे पास, जिसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। एक बार एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, रंग बिरंगे, और वो एक एक बच्चों को दिखाता था, ये देखो लाल उड़ गया, ये देखो हरा गुब्बारा उड़ गया, अब देखो नीला उड़ा। तो एक छोटे से बच्चे ने पूछा कि वो काला वाला भी उड़ेगा क्या? तो ये बताने का मेरा मतलब ये है कि ये जो गुब्बारे अपने रंगों की वजह से नहीं उड़ते, इट्स एक्चुअली द हाइड्रोजन इनसाइड। उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है जो हवा से हल्की होती है। तो कोई भी किताब फ्लाई करेगी, उसके कंटेंट में दम होना चाहिए। तो लेखकों को सबसे पहला काम करना होगा कि अपनी बात को पूरी सावधानी, सतर्कता, कौशल के साथ अच्छी भाषा में, जो उसके टारगेट ऑडियंस की भाषा है, उसमें पहले अपना सर्वस्व दे दें। अगर वो दे दिया है, उसके बाद वो बैठ नहीं जाएं कि अब आगे का काम प्रकाशक का है, क्योंकि अभी तक उनका काम 45% ही हुआ है। क्योंकि ये जो प्रमोशन है वो उस शब्द को थोड़ा बदनाम किया गया है। दरअसल वो अवेयरनेस है, वो जागरूकता है। किताब के आसपास जागरूकता नहीं होगी तो उसके बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा? और उसमें भी इनोवेशन की ज़रूरत है, उसमें भी जो राइटर है उसके क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। और ये जो सवाल है कि राइटर ने कितना किया और पब्लिशर ने कितना किया, ये दरअसल किसी बच्चे को कंफ्यूज करने वाला वो सवाल है कि तुम मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हो या पापा से, और दोनों वहाँ पे मौजूद हैं। वो बेचारा बच्चा क्या बोलेगा? पापा से तो मम्मी से डांट पड़ेगी, मम्मी से पापा से डांट पड़ेगी। और ये बड़ा है अनंत का तत्व प्रश्न ये कि फिर कौन तुमको ज़्यादा प्यार करता है या तुम किससे ज़्यादा प्यार करते हो। ये किचन में उस तरह से है कि एक इंसान कुकिंग कर रहा है और दूसरा सामान लेकर आ रहा है, दोनों की भूमिका बराबर है। ये इनका जो मिलना है, प्रकाशक और लेखक का जो मिलन है,
ये दूध और पानी की तरह है, ये एसिमिलेशन है, इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन में अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरा, अब प्रकाशक कैसे छापेंगे अगर आपको रेलेवेंट अपने हिसाब का कंटेंट ना मिले, और लेखक कैसे छापेगा या छपेगी लेखिका अगर उसको ढंग का प्रकाशक नहीं मिले। और जहाँ तक प्रमोशन की बात है, उसमें बीइंग अ राइटर मैं बोल रहा हूँ अपने राइटर फ्रेंड्स को जो ये नहीं समझते हैं कि भाई आपका काम सिर्फ अपनी मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग तक नहीं है, आपको अपनी डेस्टिनी को भी लिखना पड़ेगा। और आपकी डेस्टिनी आप तब लिखेंगे जब आप अपने इनोवेशन से इस किताब, अपने प्रोडक्ट के चारों ओर अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे। नहीं तो वहाँ तो आपकी टीम में भी कई लोग जॉब कर रहे होंगे जिनका काम मार्केटिंग और प्रमोशन का होगा, लेकिन जॉब कर रहे होंगे, हो सकता है वो बहुत मैकेनिकली जुड़े हुए हों। 30 तारीख को उनके एसएमएस पे आ जाता है योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। किताब चले नहीं चले एक बात है, लेकिन जिस तरह आप जुड़े हुए हैं बीइंग अ पब्लिशर, आप आत्मा आपकी लगी हुई है, और वैसे ही जो राइटर जिसने क्रिएट किया है उसकी आत्मा है। इन दोनों को एसिमिलेट होना होगा और ये मम्मी पापा की लड़ाई से अलग हटना होगा और किताब को ताकि वो टेक ऑफ कर पाए। चलिए आज के सेशन की इसका मतलब मैं सही था जी, इसका मतलब मैं सही कह रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के सेशन की दूसरी पॉइंट वाली बात है कि पहला था रोना संप्रदाय और दूसरा है जागरूकता अभियान। जब आप जी। जागरूकता शब्द बोल रहे थे तो मुझे वो सरकारी टिंग 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 वाली म्यूजिक कान में आ जो रही भी थी। awareness। जो अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार जागरूकता अभियान चलाती है तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, तो अब से हम लेखक प्रमोशन नहीं करेंगे, हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे अपनी किताबों के किताबों लिए, के ताकि around। ताकि ताकि जो पाठक हैं वो जागरूक हो सके हमारी हाँ, कि किताबों भाई के ऐसी लिए। कोई किताब आई है, आपकी दिलचस्पी है तो आप खरीदें, आप खरीदें। हाँ। सही बात है। और मुफ्त की कॉपियों का इंतजार ना करें। इंतजार ना करें, हमसे ऑटोग्राफ वाली कॉपी मांगे ना, खरीद के लाएं और ऑटोग्राफ लें। और ये मांगने वाले को भी पता है कि लेखकों का जो ऑटोग्राफ है वो सिर्फ चेकबुक पे मायने रखता है उनके लिए। नहीं तो वो क्या करेंगे रख के शेल्फ पे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर कई बार ऐसा भी होता होगा ना अलिन कि हम लोग तो नई जनरेशन के लोग हैं, तो हमें पता है कि सोशल मीडिया कैसे एक्सेस करना है, कैसे लिखना है या कैसे बेचना है। ये चीज़ें थोड़ी बहुत हमने सीखी हैं, अपने पढ़ाई के समय में भी सीखी हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम में भी सीखी हैं। पर कई बार ऐसा होता होगा कि आपको उन लेखकों से भी डील करना पड़ता होगा जिनको ये नहीं आता, तो उनके साथ आप ये चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? क्या उन्हें आप बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें करिए या लिखिए, या ऐसा करने से मतलब उस सिचुएशन को आप लोग कैसे डील करते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ भी है कि कुछ वरिष्ठ लेखक हमसे जुड़े जिनका सोशल मीडिया में इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन हमने उनको यही समझाया कि शुरुआती समय में ये सबसे ज़रूरी है कि आपकी एक प्रेजेंस हो और लोग आपको एज अ ऑथर जाने। मतलब लोग से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट आप डिजिटल किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर होंगे और किताब आने से 1 महीना पहले आपने कुछ ये बताना शुरू कर दिया कि आप इस विषय में कुछ लिख रहे हैं, एटलीस्ट आपके पहले रिश्तेदार जानेंगे, फिर आपके दोस्त याद जानेंगे कि आप एज अ राइटर ग्रो कर रहे हैं, और वो जर्नी ही लेखक की एक जर्नी शुरू हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, लेकिन एटलीस्ट आपके लोगों को तो पता हो कि आप लिख रहे हैं। और सोशल मीडिया आजकल से तेज कोई माध्यम नहीं है जो हमारे हाथ में कंट्रोल में भी है कि हम लिखें तो वो डिजिटल वर्ल्ड में पहुंचना शुरू हो जाए। तो ये समस्या तो है, लेकिन इसका बस एक है कि हम कुछ कोशिश करते हैं कि उनको कहें कि अपनी प्रोफाइल चाहे लिंक्डइन से जुड़े हों, चाहे वो इंस्टाग्राम के हों, चाहे फेसबुक से फैमिलियर हों, शुरुआत करें, कुछ करें, और उसके बाद फिर वो काम जो है वो हमारा है कि अगर किसी वजह से लेखक नहीं कर पा रहे तो हमारी जिम्मेदारी है एज अ पब्लिशर कि हम उसको स्थापित करें कि इनकी किताब आ रही है, इनकी ये किताब है, कहाँ उपलब्ध है, किस विषय में है, किस तरह का कंटेंट है, रिव्यू में किताबें जाएं। वो जो एक ट्रेडिशनल पूरा तरीका है उसके लिए फिर वही पूरा हम फॉलो करते हैं कि बुक फेयर्स में जाएं, उनके कुछ सेशंस कराएं, उनको एज अ राइटर इंट्रोड्यूस करें, इस तरीके से। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी किताब को एक प्रोडक्ट मान रहे हैं कि वो एक प्रोडक्ट है जिसे हमें बेचना है, तो हमारे सिस्टम में कुछ वर्कशॉप जैसी चीज़ें भी आ जानी चाहिए कि कोई लेखक है तो हम उसकी एक छोटी सी वर्कशॉप ले लें कि उसको ये सिखा दें कि तुमको किताब कैसे बेचनी भी है। ऐसी कोई वर्कशॉप क्या हमें प्लान करनी चाहिए हमारे पब्लिशर्स को और हमारे आसपास के लोगों को कि हाँ भाई वर्कशॉप प्लान करते हैं कि बुक हाउ टू सेल योर बुक।
आजकल तो जिन्होंने लिखा नहीं है वो लिखना सिखा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लेखक को किसी वर्कशॉप की ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर है कि उसे गाइड किया जाए कि अब आपकी किताब आने वाली है, तो उससे पहले, किताब आने के समय और किताब आने के बाद आपको एज अ राइटर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी किताब को कैसे सामने वाले के सामने बताना चाहिए कि मेरी किताब आई है या कहाँ उपलब्ध है। लेकिन वो एक बहुत पर्सनल वे में या बहुत एक सॉफ्ट तरीके से, ये नहीं कि एकदम एरोगेंट होके या रूड तरीके से कि मेरी किताब आई है, इसे पढ़नी है, या ये ऐसी कोई किताब है जो दुनिया बदल देगी, ऐसे आज तक कभी लिखा नहीं गया, ऐसा नहीं। बस जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, चाहे वो इन पर्सन हो, चाहे इन सोशल मीडिया हो, कैसे भी। तो उसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर बहुत सारे लेखकों को गाइडेंस की ज़रूरत है, और बहुत सारे लेखक ऐसे भी हैं जो हमें भी गाइड करते हैं कि आप चाहे उनकी किताब हो चाहे कोई और किताब हो, इस किताब को आप इस तरीके से पिच करके देखिए, शायद ये और इफ़ेक्टिव तरीका हो। तो ये जो जिसके पास अच्छा ख्याल, अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छा आइडिया हो, वो एक्सचेंज करते रहेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि उस पर्टिकुलर किताब के लिए, लेकिन किसी और किताब के लिए भी वो बेहतर हो सकता है। हाँ, सो बेसिकली बिकम अ पेरेंट फॉर योर बुक, बोथ द पार्टीज। सॉरी, बिकम अ पेरेंट फॉर द बुक, बोथ द पार्टीज। जैसे एक बच्चा होता है तो माँ बाप दोनों ये जिम्मेदारी निभाते हैं कि उसके वो कैसे ग्रो हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे चीज़ें हों। तो लेखक और प्रकाशक को भी माँ बाप मिलकर एक भूमिका निभानी चाहिए जैसे, कि हाँ, वो कैसे, जो उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसे ग्रो हो, कैसे आगे जैसे पेरेंट्स और स्कूल बढ़े। हाँ, कि कुछ चीज़ें वो अपने स्कूल में सीखेगा, कुछ चीज़ें वो अपने घर में सीखेगा, और दोनों में अगर वो समानता होगी तो वो चीज़ तुरंत अडेप्ट कर लेगा। अगर वो दोनों चीज़ें अलग अलग बता रहे होंगे कि स्कूल में कुछ और बताया जा रहा है और घर में कुछ और बताया जा रहा है, तो बच्चा वहीं से कंफ्यूज कि क्या करूं, फिर वो अपना कोई और अतरंगी तरीका अपना। सही बात है। मेरा अगला सवाल पंकज जी आपसे है। एक बहुत ही द्वंद्व का माहौल रहता है जब ये बात आती है कि खासकर हमारे हिंदी समाज में कई बार ये होता है कि अरे लेखक कोई दुनिया के कहने पे थोड़ी लिखता है, वो तो अपने मन की चीज़ें लिखता है, वो तो अपने हिसाब से चुनता है कि उसको क्या लिखना है, और उसकी जिम्मेदारी होती है दुनिया को बताना कि क्या पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। और एक दूसरा मार्केट भी है जो हमसे ये कहता है कि नहीं, हमें ऑडियंस के हिसाब से चलना चाहिए, ऑडियंस क्या चाहती है हमें पहले वो समझना चाहिए, और उस हिसाब से हमें लिख कर ऑडियंस को देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे चुनते हैं? जब आप एक नया विषय चुनते हैं तो क्या आप अपने मन की सुनते हैं या ऑडियंस का पहले ध्यान रखते हैं कि आज की ऑडियंस को क्या चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। दरअसल दो शब्द हैं, दोनों मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, स्वांतः सुखाय, खुद का सुख। तो जो लोग स्वांतः सुखाय के लिए लिखना चाहते हैं वो डायरी लिख सकते हैं, खुद पढ़ें, खुश रहें। लेकिन जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि आप अपनी कहानियों को किताब के माध्यम से दूसरों तक, पाठक वर्ग तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको खुद को लगातार री इन्वेंट करना होता है, खुद की भाषा को, उन विचारों और आइडियाज़ के चयन को जो अभी प्रासंगिक हैं या लोगों के इंटरेस्ट की हैं, और आपको इवॉल्व होना होगा एज अ स्टोरी टेलर, एज अ राइटर। अगर आप अपनी सामंती सोच के शिकंजे में ये सोचें कि मैंने जो 1952 में लिखा था वो 2052 में भी वही लिखूंगा और अभी भी मेरी अर्चना हो, तो फिर आप अप्रासंगिक हो जाएंगी। हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आज हम सब इस वक्त के राइटर्स जो हैं, हम लोगों के लिए ज़्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ज़्यादा कंपटीशन है और ज़्यादा भटकाव है। पहले जब टैगोर गीतांजलि लिख रहे थे तो तब टिंडर नहीं था, वो किसी डेटिंग ऐप पे नहीं थे, तब वो सोशल मीडिया अपडेट्स नहीं करने पड़ते थे उनको। ही वॉज मच मोर फोकस्ड। अभी कितना भटकाव है चारों तरफ, कितनी विचारधाराएं, नए ट्रेंड्स, नई टेक्नोलॉजीज, वेब सीरीज, रील्स। 30 सेकेंड्स की रील आपको पसंद नहीं आती है तो आप 5 सेकेंड में उसे हटा देती हैं। इतनी मोटी किताब कोई क्यों पढ़े अगर वो दिलचस्प ना हो, भाषा और विषय दोनों के तौर पर। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि, और मैं कैसे करता हूँ, तो दरअसल ये मेरी जीवन शैली है।
तो मैं बैठ के ये सोचता नहीं हूँ अब इस विषय पर किताब लिखूँगा। ऐसे चलते फिरते मुझे मैं ऑब्जर्वेंट हूँ और मुझे लगता है हाँ दिस इज़ अ गुड सब्जेक्ट, आई शुड एक्सप्लोर, और मैं उस पर कुछ लिखता हूँ। वो वर्क करती हैं तो उस पर और एक्सटेंड करता हूँ, कुछ लोगों से उसके बारे में बात करता हूँ, देखता हूँ उनका इंटरेस्ट लेवल कितना है उस पर। थोड़े दिन बैठता हूँ एक विचार पर कि क्या अब भी मुझे वो उतना एक्साइट कर रहा है, या इट वॉज जस्ट लव एट द फर्स्ट साइट। When it was not love at the first sight and I want to keep dating the same girl again and again, that means कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है जी। कुछ हो गया है। आज के टाइम में हम लेखकों का सबसे बड़ा भटकाव तो मुझे लगता है ये कि किताब लिखते समय हमें ये देखना पड़ता है कि कितने वन लाइनर्स डाल दें जिनको बाद में प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना पड़े, नहीं और वो इस्तेमाल कर सकें। असल में वो चुनौती तब है जब वो स्वतः नहीं है। आपको ओरिजिनल रहना होगा, आप जो भी करें यू शुड बी द ओजी ऑफ दैट, आप उसके ओरिजिनल रहें। किसी को अब ऋतिक को बाइसेप्स बना के सफलता मिली है और मैं बाइसेप्स बनाने लग जाऊं, मुझे नहीं मिलेगी। जिसका काम उसी को क्या बोलते हैं, साजे। तो इसलिए हमें सबसे, हम लोगों के लिए चुनौती एक है कि हमें ढूंढना ये है कि हम किस काम में यूनिक हैं, किस काम में हमारी स्पेशलिटी नेचुरल है। अगर हमने अपनी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम एक्सेलेंस को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके काम में लग जाऊं कि मैं भी सेरामिक के साथ और वो सब करूंगा अब, क्योंकि मुझे फैसिनेट कर रहा है सुनने में और बताने में, आई बी अ फेलियर, आई बी अ लूजर। तो मुझे हर किसी के लिए यही चुनौती दिखती है कि हम लोग आइडेंटिफाई करें व्हाट आर वी मेंट फॉर। क्या हम लोगों को स्वतः चीज़ें आती हैं? मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं स्टोरी टेलर हूँ और मैं किसी एक फॉर्म का मोहताज नहीं हूँ, तो मैंने पोजीशनिंग बनाई, आई एम अ प्लेटफॉर्म अग्नोस्टिक स्टोरी टेलर। चाहे कहकर कहानियाँ सुनाऊँ, किताबों में लिखूँ, पॉडकास्ट करूँ, सिनेमा बनाऊँ, किसी भी फॉर्म में स्टोरी टेलिंग। क्योंकि मुझे लगता है राइटिंग और किताबों की एक बड़ी सीमा ये है कि ये उन्हीं लोगों तक है सीमित जो पढ़ पाते हैं या जिनके पास पढ़ने का वक्त है। जो पढ़ नहीं पाते हैं या वक्त नहीं है वो फिल्में देख सकते हैं, कुछ कंटेंट सुन सकते हैं। कहानियाँ आपकी अलग अलग फॉर्म की अगर मोहताज नहीं है तो कहीं भी जा सकती है जी। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। एक बात जो बीच में आपने कही कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस में बेहतर हैं, और अभी हाल ही में हमारे प्रकाशक ने खुद से बेहतर नाम की एक किताब छापी भी है, शानदार, जिसके नवीन जी की किताब है, लेखक यहाँ बैठे हुए हैं, और बिल्कुल बहुत उसमें अच्छी किताब। उन्होंने एक अध्याय बाकायदा इस पे लिखा है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका सेलिंग पॉइंट क्या है, हाँ। आप किस चीज में बेहतर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको समझेंगे तो शायद आप बेहतर चीजें अभी कर हमारी पाएं। बात हो रही थी खुद से बेहतर में इतनी कमाल की सीजनेबिलिटी है कि ये तो आजीवन इसके खंड ला सकते हैं। उस समय के बदलते ट्रेंड्स को देखते हुए अपडेट अपग्रेड खुद को और किताब को पाठकों के लिए निरंतर मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल। यही सवाल मैं प्रकाशक से भी पूछूंगी कि लेखक का सब्जेक्ट चूज करने का एक अलग सिस्टम होता है। प्रकाशकों के लिए अनबाउंड को जितना मैं जानती हूँ, मैं शायद शुरू से ही अनबाउंड को देख रही हूँ, तो अनबाउंड जब शुरू हुआ तो उसका अपना एक टारगेट ऑडियंस था। पहले आपने टीनेज को पकड़ा, उनके लिए आपने किताबें निकाली, उनका जोनर पकड़ा, उनके टेस्ट को पकड़ा, उनकी सारी चीज़ों के साथ आप किताबें लेके आए। अब अनबाउंड अपने पंख पसार रहा है, धीरे धीरे वो नए जोनर ला रहा है, नई चीज़ें ला रहा है, लेकिन उसमें उसके सामने बहुत चुनौतियाँ होती होंगी कि जब हम कुछ नया शुरू कर रहे होते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम उस सब्जेक्ट में भी किस सब्जेक्ट को चुनें। जब हम बड़ी क्लासों में आते हैं तो हमारे मेन सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे अम्ब्रेला सब्जेक्ट्स होते हैं, स्ट्रीम्स होती हैं बहुत सारी, तो ऐसे प्रकाशक के लिए बहुत सारे होते हैं। तो प्रकाशक कैसे चुनता है किसी सब्जेक्ट को, किसी ऑथर को, और वो ये कैसे डिसाइड करता है कि ये किताब वाकई में जा पाएगी, मैं इस किताब पे कैसे दाव खेलूं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है अंकिता जी का, और मैंने ये इसलिए कहा कि ये सबको ये ना लगे कि सारे अच्छे सवाल पंकज जी से पूछे जा रहे हैं। तो नहीं, आपने एकदम कहा कि ये एक किसी प्रकाशक के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ध्यान से देखा जाता है, और ख़ास तौर से शुरुआती दिनों में जब कोई नया पब्लिकेशन शुरू हुआ है कि उसे किस तरह की किताबें प्रकाशित करनी है और किस तरह के लेखकों को अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि वो उसकी शुरुआती क्रेडिबिलिटी और इमेज सेट कर देता है। तो हमने ज़रूर इसकी शुरुआत अनबाउंड की यंग एडल्ट के एक जॉनर के साथ करी थी, एज ग्रुप के लिए, क्योंकि हमें लगा था कि हिंदी में एक ऐसा ये जॉनर है जिसमें बहुत कम किताबें हैं
और इस पर्टिकुलर जॉनर में रीडरशिप भी कम है, और रीडरशिप कम इसलिए है क्योंकि किताबें कम हैं। तो पहला अंडा आया मुर्गी आया खेल, और ये जब तक कोई शुरुआत ना हो तब तक उसका हल नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमने उसमें शुरुआत करी थी, और उसमें शुरुआती किताबें अंकिता जी की थी जिन्होंने हमें शुरुआती दिनों में सहयोग किया। तो हमने वो किया, हमने उसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें निकाली, हिंदी की, इंग्लिश की, और हमें लोग एज अ यंग एडल्ट पब्लिशर की तरह देखने लगे। हमें उस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट आने लगी, उस तरह के अलग अलग जॉनर्स जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिटेक्टिव स्टोरीज, इस और हमारा उसमें बिल्कुल उद्देश्य ये नहीं था कि हमें बच्चों को ज्ञान देना है। हमारा ये था कि जो किताबें से कुछ बच्चे सीख सकते हैं वो ज़रूर हम वो किताबें छापेंगे, लेकिन उसे एक इंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन भी होना चाहिए किताबों को। क्योंकि किताबें पढ़ना बच्चों से दूर होने का एक रीज़न ये भी है कि हमने उनको इतना ज्ञानवर्धी बना दिया है कि वो कहते हैं भैया अब हम भी ज्ञानी हैं, अब हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक हम उनको एक लाइट माहौल ना दें किताबों के साथ कि हाँ ये आपके दोस्त हैं और ये आपको हंसाएंगी भी, तब तक वो बच्चे जुड़ेंगे नहीं। उसके बाद फिर हमने शुरुआत करी युवान की। युवान में अनबाउंड का एक उपक्रम है जिसमें हम युवाओं की किताबें निकालते हैं। इसमें हम दो तरह से इसको देखते हैं कि हम बहुत पॉपुलर किताबें नहीं निकालते और हम बहुत एकेडमिक पब्लिशर भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी किताबें हों जो वैचारिक हो, पठनीय हो, और कहीं ना कहीं रीडरशिप बढ़ाने में उन किताबों का और लेखकों का योगदान रहे। अगर हम देखेंगे कि बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लेखक, बड़े लेखक, आज भी उनके जो किताबों के प्रिंट रन हैं बहुत छोटे हैं, और उस छोटे प्रिंट रन में हम कैसे बात कर सकते हैं कि हम रीडरशिप बढ़ाएंगे। इसी सोच के साथ हमने युवान शुरू किया, जिसमें क्राइम थ्रिलर भी है, आर्मी एडवेंचर भी है, सेल्फ हेल्प भी है, मोटिवेशनल किताबें भी हैं, और बहुत सारी किताबें अभी बुक फेयर तक लाइनअप हैं, जिसमें अभी रवि गुप्ता की किताब आई, भगत सिंह, ग्राफिक बायोग्राफी भगत सिंह की, सेपियंस आई युवाल नोआ हरारी की ग्राफिक्स पे। तो ये सब हमारी कोशिश है रीडरशिप बढ़ाने के लिए। हम किसी एक पर्टिकुलर किसी जॉनर तक अभी सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि जॉनर्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करे जाएं, क्योंकि भूतों की कोई किताबें हिंदी में देखें तो नहीं मिलती हैं। बहुत कम किताबें बहुत पहले आती थी, लेकिन इंटरेस्ट है लोगों का पढ़ने में, तो वो किताबें क्यों नहीं लाई जाए। हिंदी में सेल्फ हेल्प की किताब, जैसे अभी पंकज जी ने जिक्र किया नवीन जी की किताब का, हिंदी की ओरिजिनल सेल्फ हेल्प किताब हमने आखिरी कब देखी थी या कब पढ़ी थी? वो नवीन जी की किताब से एक शुरुआत करी। बच्चों के लिए डिटेक्टिव स्टोरी इंग्लिश में हम एनिन प्लाइटन और तरह तरह की किताबें पढ़ते रहे हैं, लेकिन हिंदी में आपने लिखी आर्मी एडवेंचर कर्नल साहब का हैशटैग के नाम से। तो ये सब जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तरह तरह के जॉनर नहीं लाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, वो जो पढ़ना चाहते हैं वो क्या मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि आप देखिए रेंज मूवीज़ की, OTT की, जिस रेंज में आप जाना चाहते हैं उस रेंज की आपको जॉनर्स की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की मूवीज़ मिल जाएंगी। तो किताबों के साथ क्यों नहीं, और ख़ासतौर से हिंदी में क्यों हम इस चीज़ से बचते हैं कि इतने तरह के जॉनर्स और विषय क्यों नहीं होने चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि अब आपका युवान बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसको एक बेहतर हैशटैग मिल चुका है। आज के ज़माने में एक बेहतर हैशटैग मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारी पोस्ट की रीच बहुत अच्छी जाती है। तो आपको एक खुद से बेहतर हैशटैग मिल गया है, दोनों ही ऑथर बढ़िया आपको मिल गए हैं, और आपके पब्लिशिंग इंडस्ट्री को अब बहुत आगे ले जाने वाले हैं। हमको टाइम अप का नोटिस मिल गया है, तो मैं आखिर का 5 मिनट पब्लिक के लिए रख रही हूँ। दो सवाल हम बस लेंगे, 2 सवाल फटाफट पूछे जाएं और हम फिर ख़त्म करेंगे सेशन। मेरा सवाल आप दोनों से है। मेरा अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जो प्रकाशक होता है वो 2 स्तर पर काम करता है। एक तो उन नए उभरते लेखकों के लिए जिनसे पैसे लेकर के वो किताबें छापता है, और दूसरे नामी लेखकों के लिए जिनके नाम से किताबें बिकती है, उनकी किताबें छाप पर उनको रॉयल्टी देता है, कुछ भी देता है। लेकिन दोनों ही स्तर पर प्रकाशक का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। अगर
प्रकाशक के पास 10 पांडुलिपि है तो पहले उस पांडुलिपि को प्रकाशित करेगा जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा, कई बार प्रकाशक किसी बड़े लेखक की यदि 500 किताब छापने में उनको यदि बड़ी पैसा मिलता है तो 500 किताब ही छापते हैं, वो 5000 नहीं छापते। मतलब प्रकाशक का उद्देश्य अधिक पैसा कमाना, जबकि होना ही चाहिए कि प्रकाशक अधिक किताबें छापे ताकि वो विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि प्रकाशक किताब तो ले लेते हैं, पांडुलिपि तो आपका ले लेते हैं, सवाल लेकिन क्या है? आप हाँ सवाल- बता रहा हूँ। तो मैं प्रकाशक जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये धारणा कहाँ तक सही है। और पंकज भाई से मेरा सवाल है कि भी कहा था कि पुस्तक के प्रोडक्ट है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या पुस्तक के प्रोडक्ट होती है? मैं एक बात बस कहता हूँ, मैं बस मैं सर के अच्छा, सवाल में एक सवाल जोड़ देना चाहता हूँ ताकि आप, और ये सवाल मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूँ। सर ने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की, इसके साथ ही साथ निरंतर किसी भी स्टेज पे एक प्रश्न ये उठता है कि नैतिकता कहाँ है। नैतिकता राइटर के ऊपर हमेशा ये दबाव है कि आपने नैतिक चीज़ कहाँ की, और यही प्रकाशक के ऊपर भी है। मैं उस चीज़ को भी समझना चाह रहा हूँ कि राइटर और प्रकाशक नैतिकता को किस तरीके से देखें और कहाँ पर वो लेकर जाएं। तो सर के सवाल के साथ मुझे लगा कि सवाल शायद एड ऑन हो जाएगा, तो आप दोनों का जवाब अगर एक साथ दे सकें। तो मुझे लगता है कि मुझको और इल्ज़ाम ना दो, प्रकाशक हूँ ये इल्ज़ाम बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आपने जो कहा बात एकदम सही है, और हर तरह के प्रकाशक मौजूद भी हैं। आपको पैसे देके किताब छपवानी है, पैसे देके किताब छपवाने वाले ढेरों प्रकाशक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई उसमें ना शर्म की बात है प्रकाशक के लिए ना लेखक के लिए। जो दूसरे तरह के प्रकाशक है, ट्रेडिशनल पब्लिकेशन में जो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी बहुत हैं। और किताबें, देखिए कोई भी काम जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, वो बिज़नेस हम कर ही रहे हैं कि हम उससे अपनी घर चला सकें, अपने खर्चे निकाल सकें। ठीक है, किसी भी प्रकाशक के साथ तमाम तरह के लोग जुड़े होते हैं, जैसे किसी और ऑफिस में होते हैं। हर एक ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होती है, तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब में लोग काम करते हैं। उन लोगों का खर्चा कहाँ से निकलेगा? किताबें बेच के निकलेगा। किताबें बनाने के लिए प्रिंटर की ज़रूरत होगी। प्रिंटर हमें मुफ्त में किताबें छाप के नहीं देगा, उसको खर्चा हम कहाँ से देंगे? किताबें बेच के देंगे। प्रिंटर को पैसा, प्रिंटर कहाँ से काम कराएगा? अपने उसके आदमी हैं, बाइंडर है, ठेले वाले हैं जो किताबें इधर से उधर लेके जाते हैं। उन सब का रोज़गार किससे चलेगा? जब किताबें बेचेंगे हम। किताबें बेचना ज़रूर ये व्यवसाय है, लेकिन ये पूरी तरीके का व्यवसाय नहीं है कि हम सिर्फ इसमें बिजनेस ओरिएंटेड हो, सिर्फ प्रॉफिट ही देखें। हमें इस बात की भी समझ है कि ये एक जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी भी हमें निभानी है और अपने काम को प्रॉफिटेबल बनाए रखना, इस बाज़ार में अपने आप को साबित करे रखना कि हमारे पास अच्छी किताबें हैं, हमारे पास वो किताबें हैं जो पढ़ी जाती हैं और हमारे पास वो किताबें हैं जो पाठक पसंद करें। वो जिम्मेदारी भी हमें ज़रूरी है हमारे लिए, उस व्यवसाय के लिए और आपके लिए अच्छी किताबें लेते आने के लिए। और एक बस एक छोटी सी बात जो इस सवाल से जुड़ी नहीं है, लेकिन शायद मैं जोड़ सकूं। बहुत सारी किताबें आप जानते हैं नकली बिकती हैं। कल ही हम गौतम जी, नवीन जी, मैं और भी साथी हमारे, हमने इंदौर के अंदर नकली किताबें पकड़ी हैं, ढेरों नकली किताबें। वो नुकसान लेखक का, प्रकाशक का, प्रिंटर का, बाइंडर का, ये भी हमारा एक नुकसान है। और ये तभी मुमकिन है जब हम लगातार इस पे काम करते रहेंगे। इस तरह की चीज़ों के लिए हम भी अवेयर रहें और आप लोग भी अवेयर रहें कि अगर आपको पता है कि कोई किताब नकली है, उसको तुरंत किसी प्रकाशक को बताएं, लेखक को बताएं कि ये नकली किताब बिक रही है। सिर्फ नकली किताब सस्ती में मिल रही है इसलिए आप लोग उसको पढ़ लें, ये भी एक बेईमानी है इस काम के लिए। जी, और ये नैतिकता वाला जो मामला था, बस इतना कंक्लूसिवली कहना चाहूँगा कि नैतिक मूल्य हर समय की प्रासंगिकता के हिसाब से पुनर्परिभाषित होते रहते हैं। जिस दिन भारतीय संसद में ये प्रतिवेदन पारित हो जाए कि अगर आप लेखक हैं तो दूध वाला आपसे पैसे नहीं लेगा,
और बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, पार्किंग वाला पैसे नहीं लेगा, मकान मालिक किराया नहीं लेगा, आपका दिल टूट जाए तो आपको चॉकलेट जो खरीदनी है वो मुफ्त में मिलेगी। उस दिन मैं उन बातों को मान लूँगा, आपके बच्चों की स्कूल में फीस नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। और लेखक क्या, एक इंसान ही प्रोडक्ट है। हम लोग बहुत टची हो जाते हैं, मार्केटिंग और प्रोडक्ट जैसे शब्दों को हेय भाव से देखते हैं, जबकि कमा के वही ला रहा है, घर वही चला रहा है। तो हमें समाज को थोड़ा सा इंक्लूसिविटी से देखने की ज़रूरत है कि जो लिख रहा है वो महान है और वो सिर्फ नैतिक मूल्यों की ठेकेदारी उसी की है, और जो बेच रहा है वो तो बेकार आदमी है क्योंकि वो पैसों में डील कर रहा है। ऐसे नहीं देखना होगा, सबको समग्रता में देखना पड़ेगा। पहले जो अनुकूल था हो सकता है अब अनुकूल हो गया है। सो अनुकूल हैज़ बिकम अनकूल। तो हमें थोड़ा सा ओपनली देखना होगा। और बिफोर वी कंक्लूड, हर विरोधाभास के बावजूद वी लव यू ऑल। जी चलिए, हम गौतम सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल। हेलो हेलो। हाँ पीडी, मेरा सवाल आपसे था। एक जी। तो बड़ी दिलचस्प बातें आपने कही इस वार्तालाप के दौरान, तो जागरूकता विज्ञापन की जगह में। तो यू आर अ बायलिंगुअल ऑथर, तो आपके जो पाठक हैं दो अलग अलग वर्ग के, इंग्लिश का अलग है और ये खुद मेरे लिए भी आता है, मैं एक शायर भी हूँ और उपन्यासकार भी हूँ। तो मुझे अपने उपन्यास को भी प्रमोट करना है, जागरूकता फैलाना है, और अपनी शायरी को भी। दोनों का रीडर वर्ग अलग है, तो आप कैसे इसको हैंडल करते हो? इंग्लिश वाले के लिए आपने अलग हैंडल बना रखा है क्या, या हिंदी के लिए कैसे? नहीं। दरअसल लोग, जैसा मैंने अपनी बातचीत की एकदम शुरुआत में कहा था यहाँ इसी सत्र में, कि लोग अमूमन बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल होते हैं। मेरी फीड पे हर तरह के लोग हैं जिनकी पसंद का जो कंटेंट है और जो भाषा है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस पर जुड़ जाते हैं। दोनों के लिए अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे सेशंस या फेस्टिवल्स या इवेंट्स होते हैं जहाँ सिर्फ अंग्रेज़ी में ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाले लोग आते हैं, वैसे लोग भी हैं लेकिन वो कम हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज हिंदुस्तान में जब भी मैं करता हूँ चीज़ें और शरीक होता हूँ इवेंट्स में, यहाँ हर कोई हिंदी का ही सिर्फ नहीं है। कई लोग हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं और कंज्यूम करते हैं। अब मेरे सपने में जब एंजेलिना जॉली आती हैं तो मैं उनसे हिंदी में बातें करता हूँ। आपके में भी आती है जी। लेकिन व्हेन आई नेगोशिएट विथ माय पब्लिशर तो मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री में भी जब आप पैसों की बात करें हिंदी के काम के लिए, इंग्लिश में करने से यू आर पेड अ लिटिल बेटर। तो अगर समाज की वो सोच है तो हम लोग उसका भी मुनाफा उठाते हैं। मैं ये नहीं बोलता नहीं हिंदी में मांगूंगा ज़्यादा दो, पता नहीं क्यों समाज मान चुका है, बाजार, कि हिंदी में मांग रहे हैं, इसकी ज़रूरतें कम है, he'll settle for less। तो हम अपने प्रकाशक को अगला मेल अंग्रेजी में लिखेंगे बिल्कुल। तो हमें ज़्यादा रॉयल्टी मिलेगी। जवाब और हिंदी में हमें- आएगा। हमें सेशन ख़त्म करने का आदेश मिल चुका है, तो हम लोग अब आज्ञा लेते हैं। आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को सुनने के लिए और यहाँ उपस्थित रहने के लिए।